हैं This जो वैद्य conference उनके will लिए तो now be recorded. बहुत आसान है कि कैसे पेशेंट आए तो उसको कैसे डील करना है, मतलब उससे कैसे बात करना है, कैसे उसकी व्यक्तिगत इतिवृत्ति लेनी है, पूर्व व्याधि इतिवृत्ति लेनी है, अष्टविध परीक्षा के माध्यम से कैसे करना है, निदान सब This प्रकार से हमें conference ये will सब चीज now be बनाना है। recorded. सब सुन पा रहे हैं ना आप? जी। जी सर। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो वैसे मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं वैद्य पंकज सिंह, मैं भोपाल से हूँ और पिछले 1-2 साल हो गया तो मैं प्रैक्टिस मतलब सीख रहा हूँ अपने सर के साथ। तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मैं शेयर करना चाहूंगा बस। सब हम लोग सीखने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विशेषज्ञ होगा। कुछ हो सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, हमको इज्जत करनी चाहिए उनकी, बट हम सब एक समान ही है क्योंकि एक ग्रुप बना है तो कुछ सीखने के लिए है। तो अपन हर कोई कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करेंगे इस पे, जिससे आने वाले टाइम पे हम लोग कुछ अच्छा कर सके आयुर्वेद के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन रोगी परीक्षण। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो हमें उसका डेटा कलेक्शन जरूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी तक एब्जॉर्ब किया है ये चीजें कि आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं या फिर जो नए सीखने वाले हैं, पेशेंट को ट्रीट तो कर देते हैं, ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। जैसे कि कल ग्रुप में भी आमवात की बात चली थी, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट जरूर हो जाता है, लेकिन उससे पहले उसका व्यक्तिगत हिस्ट्री कोई नहीं लेता, पूर्व व्याधि हिस्ट्री कोई नहीं लेता। और जैसा कि कल पंकज सर ने बोला भी था कि सबसे पहले एक सिस्टमेटिक वे में हिस्ट्री ले तो ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। तो आज हम कुछ उसी पे चर्चा करेंगे। तो जैसे डाटा कलेक्शन की बात कर रहा था, होता क्या, अपन जितने भी पेशेंट को अगर ट्रीट करते हैं उसका डाटा कलेक्शन जरूर होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि आने वाले टाइम पे जो एलोपैथ डॉक्टर से, मैं कंपेयर नहीं कर रहा एलोपैथ आयुर्वेद को, परंतु एलोपैथ जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास हर चीज का डाटा कलेक्शन होता है कि कब पेशेंट आया, कब इसको कौन सी मेडिसिन दी गई, कब क्या कैसा। तो हमें अगर हम अपनी प्रैक्टिस चालू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डाटा कलेक्शन जरूर करना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट आए तो हम उसको दिखा सकते हैं कि हम इन इन मेडिसिन के माध्यम से, ये निदान परिवर्जन करा के, इन डाइट के माध्यम से हम उसको ट्रीट कर पाए हैं। तो जो सामने वाला पेशेंट है जो आयुर्वेद को नहीं मानता, मेरे ख्याल से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं कि वो आयुर्वेद को अपनाए और आयुर्वेद पे बिलीव करें। तो ऐसे करके हम इन चीजों को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने पास पेशेंट आता है तो हमको क्या 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 उसके व्यक्तिगत इतिवृत्त लेनी है, मतलब पर्सनल हिस्ट्री क्या क्या लेनी है। सबसे पहले नाम, फादर नेम तो, और डेट ऑफ बर्थ, एज, ये चीजें तो नॉर्मल ही है, ये तो हर कोई लेता है और लेना भी चाहिए। उसके बाद उसके एडिक्शन के बारे में जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि पेशेंट आता है तो बहुत जैसे एडिक्टेड रहता है कि स्मोक कर रहा है, टोबैको ले रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, ये चीजें पूछनी चाहिए। फूड हैबिट जरूर पूछनी चाहिए हमें कि या तो वो नॉन वेज है या फिर वेज खाता है या फिर मिक्स है दोनों। इसके बाद हमें पूछना चाहिए कि सेंसिटिव तो नहीं है किसी चीज से, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं वो एलोपैथ एलोपैथ से मतलब थक हार के आते हैं आयुर्वेदा वालों के पास। तो उनसे पूछना चाहिए किसी चीज से सेंसिटिव तो नहीं है या फिर कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है हमें, क्योंकि बहुत से एलोपैथ मेडिसिन से जिससे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो वो एक उपद्रव के रूप में रहते हैं कि ट्रीटमेंट हम किसी और चीज का करवा रहे हैं, उसके उपद्रव के लिए कोई और व्याधि उत्पन्न हो गई। तो वो एलर्जी तो नहीं, इन चीजों का पता होना चाहिए हमको। फिर उसके बाद हमें जो चीफ कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि सपोज कोई आम बात का रोगी आया, अब आम बात के सबसे पहले तो हमें लक्षण पता होने चाहिए, निदान पता होने चाहिए कि किस कारण से आम बात होता है, उसके पूर्व रूप क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो हमें जैसे कोई पेशेंट हमको बता रहा है कि सर मैं बहुत ज्यादा कुछ भी खा ले रहा था जिसके कारण मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, अजीर्ण हो रहा है, मैं दिन में सो रहा हूँ, बहुत ज्यादा हैवी फूड ले रहा हूँ, तो ये उसके निदान हो जाते हैं। तो ये हमको पता करना चाहिए। पूर्व रूप क्या होते हैं, जैसे आलस्य होता है, अग्निमंद, और ज्वर होता है। जैसे आम बात की कल बात चल रही थी तो सबने बहुत अच्छा अपना तर्क दिया, अच्छा लगा कि हर कोई इंटरेस्टेड है। तो इसमें मेनली जो दो सिम्टम्स होते हैं आम बात के, पेन तो संधिवात में भी होता है, आम बात में भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो संहिताओं में वर्णन है
कि दो चीज मेनली होता है कि अपन सुबह उठते हैं, इसकी शुरुआत एक तो ज्वर से होती है, आम बात की, जैसे कि रोग निदान में वो माधव निदान में भी वर्णन है इसका। और स्टिफनेस रहती है, मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब शरीर में गात्र स्तब्धता बोल सकते हैं, 1 घंटे तक रहती है। अनिद्रा के शिकार होते हैं लोग। सबसे मेन जो सिम्टम है वो रेडिएटेड पेन होता है, मतलब किसी एक जॉइंट पे नहीं होता, जैसे संधिवात में पर्टिकुलर एक जॉइंट पे पेन हो रहा है, जैसे नी जॉइंट पे, जिसे हम जानु संधि कहते हैं, उस पे हो रहा है। तो आम बात में छोटी संधियों से स्टार्ट होता है, और अ, ये त्रिक प्रदेश से लेके उरा प्रदेश, मतलब रेडिएटेड होता रहता है इसका पेन, कि कभी जानू में है, कभी गुल्फ में चला गया, ऐसा करके रेडिएटेड पेन होता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स के साथ जब पेशेंट्स आते हैं, जैसे उनके चीफ कंप्लेंट्स हो गए कि सर मेरे साथ बहुत ज्यादा अरुचि की शिकायत है, मुझे मतलब भूख नहीं लगती, ज्वर बना रहता है, बॉडी में हैवीनेस फील होती है, मतलब गात्र गौरवता जिसे बोल सकते हैं, स्वेलिंग रहती है जॉइंट्स में, चलने में दिक्कत होती है, आलस रहता है पूरे दिन, ये सब सिम्टम्स के साथ आता है। और हमें ये जरूर पूछना चाहिए कि ये सिम्टम्स आपको आ कितने दिन से रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके कि वह जो व्याधि है, जैसे आमवात की व्याधि है, तो वो तीव्र अवस्था जन्य है, या अभी नया नया है, या फिर जीर्ण अवस्था जन्य है। क्योंकि जैसे तीव्र अवस्था जन्य और जीर्ण अवस्था जन्य होता है, तो इनके जो लक्षण होते हैं बहुत ज्यादा ट्रिपिकल और अलग हो जाते हैं। जैसे जो जीर्ण अवस्था जन्य है, उनमें जो संधियां होती है वो बाहर की ओर मुड़ने लगती हैं। तीव्र तीव्र अवस्था जन्य में, जैसे कि सब कोई जानता है कि बिच्छू के समान काटने से वेदना होने लगती है। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा। अब पेशेंट ऐसे सिम्टम्स लेके नहीं आता कि मुझे बिच्छू के समान वेदना हो रही है, फिर ऐसा, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि सर मुझे प्रिकिंग पेन हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कोई मुझे सुई चुभा रहा हो, या फिर ऐसा करके होता है। तो हमें उसके टर्म्स को अपने आयुर्वेदा के टर्म्स से कैसे रिलेट करना है, हमें ये चीज भी आना चाहिए। और आजकल के टाइम पे ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं ये मॉडर्न टर्म्स लेके, कोई आम बात बोल के नहीं आता हमारे पास। जैसे कोई आर फैक्टर का होता है तो रोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए टेस्ट होता है, कि रोमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट है, तो उसको हमको कैसे अपने थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट करके आयुर्वेद के लिए लाना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मानना है, और मुझे लगता है 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा मैं बता पा रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ये हो गया कि उपशय क्या है, अनुपशय, हमें उपशय और अनुपशय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। कि जैसे आम बात का पेशेंट है, अब उपशय उसको किस चीज से मिल रहा है, जैसे किस चीज से और बढ़ रहा है, ये चीजें किस चीज से आराम मिल रहा है, किस चीज से बढ़ रहा है, तो ये जरूर जानना चाहिए हमें। सपोज वो पहले से कोई पेन किलर ले रहा है, तो वो कम हो रहा है, और अनुपशय जैसे कुछ और चीजें कर रहा है, जैसे कि वो तेल की मालिश कर रहा है तो और बढ़ रहा है, ऐसे चीजों का हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर हमें पूर्व व्याधि इतिवृत्ति पे आना चाहिए, जैसे कि उसके पास्ट में क्या हिस्ट्री है उसकी। जैसे पेशेंट से हमें जरूर पूछना चाहिए कहीं ऑपरेशन तो नहीं हुआ पहले। और अगर कोई फीमेल पेशेंट आती है, तो हमें उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल लेने से बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब पेशेंट्स आते थे, तो फीमेल पेशेंट से मेरे को बात करने में हेजिटेशन होती थी, कि उनके मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करूं तो उनको बुरा ना लगे ये। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है वो आराम से बताती हैं फीमेल्स। तो हमें उनके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी चाहिए, कि कौन से एज में स्टार्ट हुआ, साइकिल की लेंथ क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, अमाउंट क्या होता है, अगर फीमेल बहुत ज्यादा एजेड है तो मोनोपॉज जो एज होता है वो क्या होता है, लिविंग चाइल्ड कितने हैं, मिस कैरेज कितना है। तो ये पर्सनल हिस्ट्री लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिससे फीमेल्स को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाती हैं वो। तो ये हिस्ट्री हमें जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद आती है फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री भी हमें जरूर लेनी चाहिए। जैसे कुछ जो व्याधियां होती हैं वो जीनेटिक्स भी होती हैं, जैसे अर्थराइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये तो हमें फैमिली हिस्ट्री जरूर लेनी चाहिए, कि आपको आपके पिताजी को या फिर आपके पिताजी के पिताजी को तो पहले अर्थराइटिस अर्थात आम बात या फिर संधिवात की प्रॉब्लम तो नहीं थी, अगर थी तो फिर ये इस प्रकार की व्याधियां हैं। और फिर हमें पास्ट हिस्ट्री जरूर लेनी चाहिए, कि इससे पहले आपको कोई दिक्कत तो नहीं थी। जैसे पेशेंट आ रहा है कि इस समय मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, फिर हृदय गौरव आ रहा है, और सेम लक्षण हमें आमवात के बता रहा है, कि मुझे ये लक्षण है, बट इस समय थोड़ा सा मुझे हृदय में शूल टाइप का हो रहा है, फिर भारी भारीपन लग रहा है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आम बात के जीर्ण होने पे हृदय गौरवता का लक्षण भी आता है, क्योंकि आम की संचिति
हृदय पे भी हो जाती है। तो हमें इन सब चीज लक्षणों, पूर्व रूप और निदानों का भी ध्यान रखते हुए ये हिस्ट्रियाँ लेनी चाहिए कि जैसे पेशेंट हमें कुछ बता रहा है तो हमें तुरंत रिकॉल हो। ये चीजें जरूर करनी चाहिए। फिर उसके बाद पास्ट हिस्ट्री लेनी चाहिए कि आपको कोई और दिक्कत तो नहीं थी, अस्थमा की दिक्कत या फिर और कोई दिक्कत, जैसे संधिवात की प्रॉब्लम है, फिर आमवात की प्रॉब्लम है, तो आपको कोई ट्रॉमा या इंजरी तो नहीं हुई, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, फिर एक्सीडेंट हुआ तो ऑपरेशन तो नहीं हुआ। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक क्रमबद्ध रूप से हमें लेना चाहिए इनका। और अगर कोई एजेड पेशेंट है या फिर जैसा भी पेशेंट है, पेशेंट आम बात के साथ साथ बहुत से पेशेंट्स को शुगर की दिक्कत, आजकल बीपी की दिक्कत ये होती है, तो हमें इन चीजों का भी वर्णन लेना चाहिए अपने हिस्ट्री में, पास्ट हिस्ट्री में, कि अगर बीपी की दिक्कत है आपको तो बीपी कितना रहता है और कौन सी मेडिसिन चल रही है, कब से चल रही है और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उस मेडिसिन से हमें रिलीफ कितना मिल रहा है। ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और उस मेडिसिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। सपोज जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा, जैसे पेंटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, जो मेडिसिन ले रहे हैं गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए, फिर डायबिटिक डिसऑर्डर्स के लिए, वो ज्यादातर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स बढ़ाते हैं, मतलब गैस की समस्या को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज की स्थिति जिसे बोल सकते हैं, फिर अजीर्ण की स्थिति बढ़ती है। तो इससे भी हमें आम की स्थिति उत्पन्न होती है अग्निमंद के कारण, या फिर बहुत ज्यादा दिन से कॉन्स्टिपेटेड है आदमी, या फिर कब्ज की स्थिति में रहता है तो वो पाइल्स की ओर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर फिशर की ओर, तो ऐसे बवासीर इन सब की ओर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इन सब मेडिसिन का भी और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर हमें अपने शास्त्रोक्त परीक्षा पे आना चाहिए, जैसे अष्टविध परीक्षा होता है, तो हमें नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, आकृति, जो कि अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, इनका विशेषता ध्यान रखना चाहिए कि नाड़ी कैसे, हमें नाड़ी का ज्ञान कैसे करना चाहिए। जैसे कि सब जानते ही होंगे, आयुर्वेद के स्टूडेंट है, कि हमें नाड़ी का ज्ञान कैसे करना चाहिए, कि सुबह का काल सबसे अच्छा होता है सब नाड़ी देखने का, परंतु ये नहीं है कि हम और किसी काल पे नहीं देख सकते हैं नाड़ी, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, पर सबसे अच्छा काल सुबह का, जैसा कि मेंशन है चरक संहिता में भी। और जैसा कि स्टार्टिंग में जो वैद्य होते हैं उनको एक्चुअल में नहीं पता होता है, जैसे मुझे अभी नाड़ी का ज्ञान खुद को नहीं है, बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत होने के कारण। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में वर्णन है कि वात जो नाड़ी होती है सर्प के तरह मतलब गमन करती है, पित्त जो मेढक की तरह, कफज हंस की तरह, बट जब नाड़ी पकड़ते हैं तो ऐसा कुछ हमें फील नहीं होता। ये एक एक्सपीरियंस के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद जो हमारे वैद्य होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद ये सब चीजें कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें आपस में ही जो हमारे घर पे हो या फिर जो आस पड़ोस में, अगर हम पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, हम एक आयुर्वेदा वैद्य हैं, तो हमें एक दूसरे का नाड़ी सीखना चाहिए। मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जो अंगूठा है उसके नीचे से हमें नाड़ी पकड़ के जरूर देखना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि कैसा हो रहा है, कौन सा स्पंदन आ रहा है। अगर हमको पता है कि अ, वात का आ रहा है, तो हमें वातज के वो पता होने चाहिए कि वातज की नाड़ी आ रहा है तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें आनी चाहिए अष्टविध परीक्षा के अंदर। जैसे मल है, तो हम पेशेंट से पूछते हैं उससे कि सपोज कोई आम बात को ही लेकर हम चलते हैं, कोई पेशेंट आया तो हम पूछेंगे कि सर आपका मोशन कैसे हो रहा है, मोशन मतलब मल त्याग की प्रक्रिया कैसी है आपकी। तो वो बताएगा कि एक तो पेशेंट हेजिटेट होते हैं, वो बोलते हैं सही है सर, सब सही है। या फिर अगर बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेटेड है, मतलब कब्ज की शिकायत है, तो बताएंगे सर मुझे कब्ज की शिकायत इतने दिन से है, फिर कैसा है। तो हमें पूछना चाहिए सर कि आपको जब मल त्याग करते हैं तो कैसा आता है। जैसे कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और आम जन्य कैसे मतलब लक्षण होते हैं। तो जैसे गाढ़ा सूखा, वो बताया कि सर मुझे गाढ़ा और सूखा मतलब एकदम से कॉन्स्टिपेशन में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मोशन करने में, ऐसा। तो हमें पता होना चाहिए कि वातज के लक्षण है। पित्तज में जैसे पीलापन युक्त, बहुत ज्यादा पीलापन युक्त हो, जलन के साथ हो, तो पित्तज के। जैसे कफज में श्वेत वर्ण युक्त हो। मुझे पता है आप सबको ये चीजें पता होंगी, बट होता क्या है, अगर हम किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो ये चीजें पूछना भूलने लगते हैं। जैसे ये तो पूछ ले कि अच्छा मल कैसा है आपका, सम्यक है, तो चुपचाप लिख दे अच्छा सम्यक है, सही है, मतलब ये तो कॉन्स्टिपेशन है। परंतु ये नहीं पूछते कि अच्छा कैसा हो रहा है। त्रिदोष होता है तो क्या आपका मल काला आ रहा है, अगर काला आ रहा है तो हम देखेंगे त्रिदोष प्रकोप होता है। और जैसे आम बात में आम
जन्य जो दोष होते हैं उसके कारण हमें सेम कफ के जैसा मल त्याग होता है। तो ये चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर जैसे हम नेक्स्ट परीक्षा में आते हैं तो मूत्र की परीक्षा होती है। तो वातज पित्तज कफज अनुसार हम कैसे जज करेंगे कि इसको जो मूत्र का त्याग कर उसमें कैसे अपन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे पांडु वर्ण का है तो वातज है, रक्त वर्ण का है तो पित्तज है, कफ वर्ण का या फिर फेन युक्त है तो ये कफज के लक्षण होते हैं, हमको पूछना चाहिए। और इसके साथ साथ मूत्र का ड्यूरेशन जरूर पूछना है सर कि आप दिन में कितने बार जाते हैं या फिर पानी कितना पीते हैं आप। और या फिर होता क्या है कि बहुत लोग पानी पीते हैं तो बार बार जाते हैं, अगर पानी नहीं पीते तो नहीं जाते, ये समस्या होती है। बहुत लोग के साथ ये होता है कि अगर पानी प्रॉपर पी रहे हैं 3 से 4 लीटर तो कब्ज की शिकायत नहीं होती, अर्थात हमें अनाह आटोप इनकी भी शिकायत नहीं होती है। परंतु पानी का इंटेक कम करते हैं तो ये दिक्कतें फिर से होने लगती। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी का इंटेक कितना है उसका। फिर शब्द की बात आती है, जैसे अष्टविध परीक्षा में शब्द का वर्णन है तो शब्द में कैसा है, जैसे शब्द को हमको पूछना नहीं उससे कि आपका शब्द कैसा है, वो बोल रहा है तो हमें जज कर लेना है। जैसे सपोज कोई हकला के बोल रहा है या फिर बहुत ज्यादा भारी स्वर में या फिर गले में खराश लेके बोल रहा है या फिर स्वर में स्फुटन है कि मतलब टूट के आ रहा है उसका स्वर, तो हमें इन चीजों को जज करना चाहिए अपने से। जैसे बहुत ज्यादा भारी आवाज है तो हमें समझना चाहिए कि जो भारी है गुरु है वो कफ के गुण है। स्वर में स्फुटता आती है मतलब स्फुटन है, टूट टूट की आवाज आ रही है बोलने में उसको दिक्कत है तो पित्तज ऐसा है। या फिर दोनों से रहित हो कोई दिक्कत नहीं है या फिर और एकदम से कुछ अलग है तो हमें वातज का समझना चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्पर्श। तो हमें जब पेशेंट आए तो अभी कोविड टाइम में तो हमें टच नहीं करना है पेशेंट्स को, बल्कि जब ये सिनेरियो कम हो जाए तो हमें जरूर पेशेंट के हाथ को टच करके देखना है कि उसका जो स्पर्श है वो कैसा है। जैसे कि शीत है तो हमें वात के लक्षण समझने चाहिए। आर्द्र है, जैसे कफ और वात दोनों के लक्षण शीत होते हैं, लेकिन शीत के साथ आर्द्र है वो मॉइस्चराइज टाइप का है तो हमें कफ का समझना चाहिए। फिर गर्म है उसकी बॉडी, हीट है तो हमें पित्त का समझना चाहिए कि अभी इसमें पित्त का प्रकोप चल रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये हो गया स्पर्श। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि शीतोष्ण भी होता है, मतलब एकदम से नॉर्मल होता है, तो हमें इन चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। फिर आती है जिह्वा की बारी। हमें जिह्वा का परीक्षण कैसे करना चाहिए। हमें जब रुग्ण व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो तो हमें बोलना चाहिए अपनी जिह्वा दिखाइए। और जिह्वा में हमें पहले से पता होना चाहिए कि वातज पित्तज और कफज जिह्वा के क्या लक्षण है। जैसे आम जन्य जो जीव है उसके क्या लक्षण है, आम की उत्पत्ति है पेट में, आम की संचति है तो क्या सिम्टम्स होंगे। तब हम समझ पाएंगे कि जीव देख के, जैसे बहुत से वैद्य होते हैं कि जीव देख के बता देंगे आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, फिर आपको अजीर्ण की दिक्कत है, अरुचि की दिक्कत है, ज्वर है। तो ये चीजें हमें एक एक्सपीरियंस के बाद आती है। क्या होता है, हम चरक पढ़ते हैं, सुश्रुत पढ़ते हैं, इनमें जो चीजें लिखी हैं हमें प्रैक्टिकल में लाने में बहुत टाइम लगता है। इन चीजों को वो प्रैक्टिस से ही आती हैं। ये चीजें बोलना आसान होता है लेकिन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसा आप सब समझ पा रहे हैं, जो वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे सहपाठी अभी सुन रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे किसी भी अच्छे वैद्य के अंतर्गत, या फिर जो सीनियर्स हैं हमारे, उनको नॉलेज है, वो ये सब चीजें जानते हैं कि ये चीजें बिना प्रैक्टिस के बिना एक्सपीरियंस के नहीं आती। अगर हम एक दिन में पढ़ लें और चाहें कि जज कर सके तो नहीं होता ये। तो हम जिह्वा पे थे, तो जैसे हम अगर जिह्वा देख रहे हैं तो वो शीत युक्त है, मतलब फटी हुई है, फिर रूक्ष है, तो हमें समझना चाहिए कि वात के प्रकोप है इसको। लाल है, काली है, जैसे होता है कि साइड साइड पे काला है फिर रक्त वर्ण या फिर लाल वर्ण युक्त होता है जिह्वा, तो हमें पित्त का समझना चाहिए कि प्रकोप है अभी। और अगर श्वेत या फिर अत्यंत पिछल जिह्वा हो, है ना, तो हमें समझना चाहिए कि कफ का प्रकोप है अभी। तो इन चीजों का हमें पहले से पता होना चाहिए, सिम्टम्स क्या है हमें वातज पित्तज कफज जिह्वा के। तो ये चीज है। फिर आता है दृष्टि की बात कि पेशेंट आजकल ज्यादा पेशेंट आते हैं कि चश्मा लगा हुआ आते हैं, तो हमें ये चीजें जरूर पूछना चाहिए उनसे कि सर आपको चश्मा कब से लग रहा है। और उनकी देखनी चाहिए कि आंखों के बगल से ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है कुछ पेशेंट्स में, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ज्यादा ये जो पलके हैं वहाँ एकदम से व्हाइटिश हो जाता है वो, और बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि वातज के प्रकोप ही है। और जो पित्तज होते हैं वो उनकी आंखों में जलन होती रहती है, रेडनेस रहती है, बहुत ज्यादा पीलापन हो जाता है, तो हमें पित्तज समझना चाहिए। और जो कफज होते हैं वो सबसे इजी होता है कि आंखों में अश्रुपूर्ण होती है, तो बहुत ज्यादा भारी भारी हैवीनेस लगता है उनको आंखों में, बोलते हैं कि आंखें गड़ रही हैं या फिर बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, तो हमें कफज समझना चाहिए। तो हमें इन चीजों से लेके हमें इन सब चीजों को
ट्रीट करना चाहिए। फिर एक अच्छा सेगमेंट आता है कि हमें देखते ही पेशेंट को कैसे जज करना है, आकृति के हिसाब से। तो अष्टविध परीक्षा में ये आकृति आती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट जो है स्थूल है, तो हमें समझना चाहिए कि अच्छा स्थूल है मतलब कफ तो पहले से ही भरा पड़ा है, कृष्ण है, मध्यम है। तो इन चीजों का भी हमें अपने जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो इन चीजों के वर्णन भी हमें करना चाहिए। हम जब संहिता रूप से एक सैद्धांतिक रूप से डाटा कलेक्शन करेंगे, तो हमें निदान पूर्व रूप लक्षण के हिसाब से हमें संप्राप्ति बनाने में बहुत इजी होगा, और हम उसका एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटमेंट कर सकेंगे हम। फिर उसके बाद जो मेन सेगमेंट होता है कि आहार, विहार और मानस, हमें इनका विशेष ध्यान देना चाहिए कि आहार कौन सा ले रहा है। वो आहार में हमें 4 पार्ट में बांटना चाहिए आहार को। जैसे सबसे पहले मॉडर्न टर्म्स में मैं बोलूंगा कि ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच हो गया, लंच हो गया, हाई टी, डिनर। ब्रेकफास्ट जो सुबह का नाश्ता हो गया। ब्रंच मतलब होता है जब हम नाश्ता और लंच के बीच में जो चीजें खाते हैं। वैसे जान हर कोई रहा होगा, बट मैं इसलिए एक बार क्लियर कर रहा हूँ कि जो वैद्य नहीं भी जानते, उन्हें वो चीजें पता हो कि हमें आहार में भी डिवीजन करके कैसे हमें इन चीजों का वर्णन लेना है, सामने वाले से कैसे निकलवाना है। कि हो सकता है हमें केवल आहार का मतलब आहार को चेंज करवाने से ही बहुत सी व्याधियों का शमन हो जाएगा, अर्थात शोधन जैसा भी आप समझ सकते हैं, बहुत सी व्याधियां खत्म हो जाती हैं। तो आहार परिवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है हमारे ट्रीटमेंट का। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आहार परिवर्जन, अर्थात निदान परिवर्जन। जो निदान है उनके परिवर्जन कर दे हम, तो व्यक्ति आधा ट्रीटमेंट तो उसका वैसे भी हो जाता है केवल निदान परिवर्जन से। तो हम आते हैं आहार पे। तो हमें ब्रेकफास्ट पे वो क्या ले रहे हैं। जैसे बहुत से पेशेंट्स हैं उनको दिक्कत है तो आम बात की, और वो और भी आम बढ़ाने वाले जैसे केला और दूध का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। जैसे विरुद्ध आहार ले रहे हैं कि शीत और उष्ण एक साथ ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म एक साथ ले रहे हैं अपने आहार में। और ऐसी चीजें गुरु ले रहे हैं जो हमारे अग्नि को मंद कर रहा है, जैसे धातु अग्नि, जठर अग्नि दोनों को मंद कर रहा है ना। और अध्यशन का शिकार हो रहे, खाना पचा नहीं है फिर भी एक लालच वश की अरे अच्छा खाना है तो थोड़ा सा खा लेते हैं, इस वश भी पेशेंट खाता है। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना है कि ब्रेकफास्ट में वो कितना हैवी ले रहा है। फिर उसके बाद जो ब्रंच है, जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच के टाइम, उसमें क्या ले रहा है, लंच में वो क्या ले रहा है। बहुत ज्यादा वातवर्धक आहार ले रहा है, बहुत ज्यादा कफवर्धक या फिर पित्तवर्धक आहार ले रहा है, बहुत ज्यादा चाय का इंटेक कर रहा है, फास्ट फूड का इंटेक कर रहा है, डिनर में क्या ले रहा है, बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं ले रहा है ना। और हमें ये चीजों का ध्यान जरूर रखना है कि जो पथ्य चीजें हैं उनका ध्यान हमारे पास जरूर होना चाहिए। होता क्या है, हमें पथ्य और अपथ्य में, पथ्य जो है जो सर्वपथ्य का सेगमेंट है वो हमें जरूर आना चाहिए। कि जो अगर हमें सर्वपथ्य आता है तो हम पेशेंट कोई भी हो हम उसे जरूर बता सकते हैं। जैसे कि जो कुछ सर्वपथ्य में डिस्कस करूंगा, जैसे उन्हें हम किसी भी पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ये चीजें ले सकते हैं। जैसे पेशेंट पूछ दिया कि सर क्या चीज लूं, कोई भी बीमारी वाला आ गया, कोई भी रुग्ण व्यक्ति आ गया, सडन पूछ दिया कि सर हमें लेना क्या है। अगर आपको नहीं आ रहा कि हमें इस व्याधि में क्या देना, तो आप सर्व पथ्य का जरूर ध्यान रखें, जो हर व्याधि में समान रूप से लघु हो, सुपाच्य, और हम हर पेशेंट को दे सके। तो हमें इस चीज का ध्यान रखें। जैसे मुनक्का हो गया और चावल हो गया, चावल में भी जो पुराना चावल होता है, दाल में मूंग का दाल सर्वपथ्य होता है, गिलकी, तुरई, परवल, जो कि हमारे चरक सूत्र स्थान 27 में पूरी तरह से पथ्य अपथ्य का वर्णन है। तो हमें इसका जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या क्या देना चाहिए। घृत जो कि गौ घृत, गौ दुग्ध जो कि सरपथ होते हैं, सूजी से बना हुआ उपमा, सलाद में क्या सरपथ होता है, हमें इन सेगमेंट्स पे जरूर ध्यान चाहिए। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेशेंट पे कि हमें तुरंत पेशेंट को बता रहे हैं और पेशेंट उन चीजों को मतलब अप्लाई करना चालू कर देता है। तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है स्क्रीनिंग लेते समय, अर्थात हिस्ट्री लेते समय, और उसे जब हम बता रहे होते किसी चीज के बारे में। तो फिर ये हो गया डिनर में कितना ज्यादा वह हैवी ले रहा है, डिनर में दूध का प्रयोग कर रहा है कि नहीं, घृत का प्रयोग कर रहा है कि नहीं, हमें इन सेगमेंट्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पानी। होता है क्या, हम पानी के बारे में भी पूछना भूल जाते हैं कि रुग्ण व्यक्ति कितना पानी पी रहा है, और पानी में कौन सा पानी, गर्म पानी पी रहा है या ठंडा पानी, या फिर फ्रिज का पानी पी रहा है या फिर मटके का पानी पी रहा है, इनका ध्यान भी देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। होता क्या है कि
हर वैद्य जो न्यू कमर्स होते हैं, फिर जो नए नए वैद्य होते हैं, बोलते हैं कि ये छोटी छोटी बातें, क्या मतलब पूछने का। पर इन छोटी छोटी बातों से ही हम संप्राप्ति बना सकते हैं, निदान ढूंढ सकते हैं। कि अगर वो बहुत ज्यादा ठंडे पानी का उपयोग कर रहा है, तो उसे जाहिर सी बात है उसे कफ का प्रकोप होगा, वात की दिक्कत होगी, ज्वाइंट्स पेन बढ़ना चालू है, क्योंकि वात और कफ के ये गुण बढ़ाएगा। तो हमें इन चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है विहार, आहार के बाद। तो हमें विहार में देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वो मतलब मॉर्निंग वॉक कर रहा है, इवनिंग वॉक कर रहा है, व्यायाम क्या कर रहा है। जैसे कि आम बात के रोगियों में व्यायाम के साथ स्निग्ध आहार का निषेध माना गया है, कि हमें व्यायाम के साथ साथ स्निग्ध आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपथ्य माना गया है। इससे और ज्यादा आमवाद की उत्पत्ति होती है। तो आज हम केवल पर्टिकुलर आमवाद को लेकर चल रहे हैं, इसलिए मैं आमवाद को ही बता रहा हूँ। फिर ऐसा हमें देखना चाहिए। विहार में और भी चीजें आती हैं कि विहार में वो केवल क्या बैठ रहा है, क्या केवल वो बहुत ज्यादा सो रहा है, इन सब चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा सो रहा है तो हमें दिवा स्वप्न, जैसा कि इसका निदान होता है, मतलब कारण होता है आमवाद जन्य का। दिवा स्वप्न हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए, केवल गर्मियों के सीजन में, जैसा कि ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ था कल, बहुत से वैद्यों ने किया था कि दिवा स्वप्न में केवल गर्मियों के समय में ही करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में। तो ये चीजें सही है, परंतु हर ऋतु में अगर हम दिवा स्वप्न करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें रोग उत्पन्न करने का कारण बनता है। तो ये अध्ययन तो नहीं कर रहा है। अब विहार में एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट ये भी होता है कि बहुत ज्यादा वो ट्रेवल तो नहीं कर रहा है, पूछना चाहिए उससे, ट्रेवल की हिस्ट्री लेनी चाहिए कि बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो ऑलरेडी उसका वात प्रकोप होगा। तो ये चीजों का ध्यान देना चाहिए हमें। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट आता है निद्रा। तो निद्रा में हमें कैसे क्वेश्चंस करना है, निद्रा अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो हमें उसका उसका स्लीपिंग रूटीन पूछना है कि सर आपका स्लीपिंग रूटीन क्या है, कि सर आपका सोने उठने का समय क्या है, आप सोते हैं तो कितने टाइम सोते हैं। बहुत से पेशेंट्स बोलेंगे मेरा कोई रूटीन ही फिक्स नहीं है। तो हमें उस चीज को लिखना चाहिए कि रूटीन फिक्स नहीं है, परंतु हमको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करना चाहिए कि सर कोई आप रूटीन फिक्स करिए। क्योंकि अगर आप रात को भी लेट नाइट सोते हैं, अगर आप कहीं डेली का रूटीन बनाएंगे, तो जैसा कि संहिताओं में मेंशन है कि एक टाइम के बाद आदमी साथ में हो जाता है, तो उसे कोई व्याधियां नहीं होंगी अगर वो बहुत टाइम से कर रहा है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनका नाइट में भी वर्क होता है, किसी का, जैसे बहुत से अदर कंट्रीज में इंडिया के लोग हैं, तो मैं कुछ ऐसे भी पेशेंट्स को देखा हूँ क्लिनिक में, जो बहुत से पेशेंट जिनका नाइट में वर्क होता है, तो बोलते हैं कि सर हमारा 3 बजे रात इंडिया के टाइम के हिसाब से देखे तो उस टाइम पे वर्क होता है और हम पूरा दिन सोते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम दिवा स्वप्न वहां पर गलत है, वहां पर वो उस चीज के लिए साथ में हो गया। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। दिवा स्वप्न विशेषता पूछना चाहिए कि कितना टाइम तक सोता है आदमी, ये चीज जरूर पूछना चाहिए। और फिर उसके बाद स्लीपिंग टाइम पूछना चाहिए, नींद कैसी आती है। अगर नींद उसे, जैसे निद्रा का भी आप पढ़े होंगे कि नींद उसे अल्प निद्रा आ रही है, या फिर बहुत ज्यादा नींद आ रही है, या फिर नींद ही नहीं आ रही, आती है टूट जाती है। तो ये सब वात पित्त कफ से हमें रिलेट करके देखना चाहिए मित्रों, कि मतलब कैसे हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, कैसे। अगर इन सब चीजों का रिलेशन हम बहुत जल्दी करते हैं तो हमें संप्राप्ति बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो ये चीज है, रात्रि जागरण करता है क्या वो, अगर उसका टाइम फिक्स है, कभी कभी बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा है रात को और बहुत ज्यादा उसको बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, तो इन सब चीज का भी ध्यान देना चाहिए। मानस हिस्ट्री हमको कैसी लेना, मानसिक, हम हर हिस्ट्री लेते समय मानसिक जो हिस्ट्री होती है वो लेना भूल जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वो बुखार का पेशेंट है, हम मानसिक हिस्ट्री क्यों लें, आम बात का पेशेंट है, मानसिक हिस्ट्री क्यों लें। जबकि सबसे उसमें रोग निदान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये भी लिखा गया है कि हम जो मानसिक रोग के पेशेंट्स होते हैं, अगर बहुत ज्यादा, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा मानसिक रूप से स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं तो हमें अरुचि की दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि वह रसवा स्त्रोतस की दिक्कत उत्पन्न होती है उसपे, अश्रद्धा, अरुचि, ये सब सिम्टम्स चालू होते हैं, अग्नि का मान धोना, और वहीं से अग्नि की मान धोगी तो आम की उत्पत्ति और हमें आमवात के सिम्टम्स धीरे धीरे आने लगते हैं। तो हमें ये चीजें ध्यान देनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग तो नहीं करता। जैसे बहुत से पेशेंट, अगर आप मानस की हिस्ट्री लेते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सी जो बुजुर्ग महिलाएं होती है उनके साथ अगर कोई घटनाएं हुई होती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कि जैसे अगर मानस हिस्ट्री में ये होता है, वो लोग बताते हैं कि सर हमारे बच्चे का देहांत हो गया, इसलिए उस टाइम से मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती हूँ, ये रहती हूँ। तो ये चीजें हमें ध्यान जरूर देना चाहिए कि अच्छा हमें मानस स्तर पे भी उसे ट्रीट करना है। इन सब चीजों का विशेषता ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमें
कुछ नोट डाउन अलग से करना चाहिए। जैसे कुछ पेशेंट अपने से बताते हैं कि सर मुझे इस चीज का ऑपरेशन इस सन में हुआ है, कि सपोज मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है सर, और मुझे सन 2015 में हुआ है। फिर उसके बाद ये दिक्कत हुई सर, मुझे पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है और मेरे आहार विहार से ये अब फिर से आ रहा है। तो ऐसे हमें कुछ नोट डाउन करना चाहिए अलग से, कि हमें मतलब आसानी हो इन सब चीजों को संप्राप्ति बनाने के लिए। तो ये तो हम इस प्रकार से, मुझे उम्मीद है कि मैं बता पाया हूँगा, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और अभी कुछ समय के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सब चीजें बता पा रहा हूँ, और तो ये सब चीजें मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे से गाइड कर पा रहा हूँ अपने स्तर से। बाकी हर कोई नॉलेजफुल है, हर कोई सीखना चाह रहा है, अच्छी बात ये है। एक मिनट। तो ये सब स्थिति होती है हिस्ट्री लेने की। वैसे कि हमारे साथ वैद्य पंकज शर्मा सर भी हैं, जो कि एमडी स्कॉलर हैं। तो वो तो ये सब चीजें जानते ही हैं, और हर किसी वैद्य को, जितने भी अभी जैसे 19 लोग जुड़े हैं, तो हर किसी को आना चाहिए। अब हमें आयुर्वेदा को लेकर अप्रोच कैसे करना है, ये तो हुई हिस्ट्री को लेकर बात। हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मली जैसे देखते हैं, क्योंकि होता क्या है, ज्यादा चर्चा हो जाएगा तो हम लोग बोर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा ज्ञान भी दिक्कत की चीजें होने लगती है इकट्ठा, हम अगर सोचे तो अब हम देखते हैं कि आयुर्वेदा पेशेंट के जैसे होता क्या है, गांव के लोगों को मेनली, जैसे यूपी में हो गया, एमपी में हो गया, और भी बहुत स्टेट्स में जितने भी लोग के स्टेट्स के लोग जुड़े होंगे, तो ज्यादातर दिक्कतें क्या होती हैं कि हमें अप्रोच कैसे करना है पेशेंट्स को, आयुर्वेद की ओर आकर्षित कैसे करना है, कैसे हम उनको अट्रैक्ट करें कि वो आयुर्वेद को अपनाएं, एलोपैथ को नहीं। मतलब अपना जो फर्स्ट चॉइस है वो आयुर्वेद को रखें। तो हमें ये चीजें भी आने चाहिए। हमें पेशेंट से बहुत ज्यादा हम्बल होके बात करना है। जैसे आप सब जानते होंगे कि अगर पेशेंट होता है ना, कि एक दुखी व्यक्ति अपना दुख, दुख मतलब रोग, कि अगर वो अच्छे तरह से किसी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो वो 30% 20% तो वहीं कंफर्ट हो जाता है, कि हाँ अब उसको रिलैक्स हो, वो मेंटली लेवल पे रिलैक्स हो जाता है। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान रखना है कि हमें इस चीजों पे, हमें स्पिरिचुअली हीलिंग भी करनी है पेशेंट की। कैसे हम उसको मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली कैसे ट्रीटमेंट करें, इन 3 सेगमेंटों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। कि हम स्पिरिचुअली कैसे, कि अगर वो बहुत ज़्यादा भक्ति मिजाज का है, तो हम उसे बोलें कि आप थोड़ा-सा ध्यान या फिर योगा, फिर मेडिटेशन करें, जिससे थोड़ा-सा मन को शांति मिले। तो ये सब चीज़ें भी करवानी चाहिए। फिर उसके बाद जैसे अप्रोच की बात आई, तो जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स होते हैं, सबसे मेन दिक्कत, और जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बैचमेट हैं, मेरे यहाँ जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का बात करने का तरीका सही नहीं होता है। बहुत ज्यादा रूडली बात करेंगे, हाँ कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा। हमको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं करना है, ओवर कंफर्टेबल, लेकिन थोड़ा सा जिससे वो अपने पूरी तरह से रोग को व्यक्त कर सके हमारे सामने, इतना तो कंफर्टेबल करना है। बहुत ज्यादा पोलाइट होके बात करना है, जिससे वो अट्रैक्ट हो, और आपके अंदर कुछ लगे कि हाँ ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। बात करने के तरीके से भी बहुत फर्क पड़ता है वैद्य के। तो हमें ये सब चीजें जरूर देखना है। तो बस दोस्तों, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर पाया हूँ क्लिनिकल का, कि कैसे हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए। और अभी के जो सिनेरियो है, जैसा कि अपन थोड़ा सा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करके देखें, वैसे तो हम कोई भी व्याधि को हम मॉडर्न से रिलेट नहीं कर सकते आयुर्वेदा को। अगर संधिवात को हम संधिवात की तरह देखेंगे, आमवात को आमवात की तरह, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को हम इन मॉडर्न टर्म्स की तरह अलग देखेंगे, क्योंकि इनकी जो संप्राप्ति होती है वो अलग हो जाती है। हम इनके संप्राप्ति के हिसाब से, मॉडर्न के हिसाब से हम अपने आयुर्वेद की संप्राप्ति नहीं बना सकते। लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनमें को हमको जरूर करना पड़ता है। जैसे हमको पेशेंट की बीपी जरूर लेनी पड़ती है, कि बीपी कैसा है, पल्स जरूर देखना पड़ता है हमको। एसपीओ2, जो आज का सिनेरियो, अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है, तो एसपीओ2 चेक भी करना चाहिए आज के सिनेरियो में। टेम्परेचर जरूर चेक करना चाहिए हमें। तो थोड़ा सा खुद को मॉडर्नाइज अगर हम कहीं घर पे कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लिनिक पे कर रहे हैं, फिर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्टेगनोमेनोमीटर, या फिर ये चीजें आपके पास उपलब्ध है, ऑक्सीमीटर, तो हमें जरूर इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। हमको खुद को मॉडर्नाइज होकर आयुर्वेदा को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है, लेकिन आयुर्वेदा की संहिताओं को मॉडर्न से कोरिलेट नहीं करना है। हमें खुद को थोड़ा सा मॉडर्न करके आना है, जिससे हमें बात करने में, मॉडर्न के टर्म्स को समझने में आसानी हो, कि सामने वाला बोल कैसे रहा है,
कि हमें अगर वो बोल रहा है कि मुझे मलेरिया है, तो हमें कैसे उसको हम विषम ज्वर से कोरिलेट करें कि विषम ज्वर के सिम्पटम्स क्या हैं। हमें सतत, संतत, अन्य दोष कैसे इसको इन चीज़ों से हमें खुद से करना है, क्योंकि पेशेंट तो आयुर्वेदा टर्म्स लेकर ही आता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कुछ दिनों का। तो मुझे पता है कोई ये नहीं बताता सर कि मुझे आम बात की दिक्कत है, फिर मुझे अरुचि हो रही। इवन आप उनके सामने लिखेंगे ये संस्कृत टर्म्स, तो उनको थोड़ा-सा शॉक्ड होते हैं वो, कि अंगमर्द क्या है, अरुचि क्या है, गौरवता क्या है, शोथ, अजीर्ण, आलस, कुछ इन सब शब्दों को सुन के उनको लगता है कि ये सब क्या है? तो उनको समझाइए कि हम एक सैद्धांतिक रूप से इन चीज़ों को लिख रहे हैं। मुझे पता है कि अभी भी बहुत लोग नहीं कर पाएँगे, मैं खुद पहले नहीं कर पाता था, लेकिन मैं जैसे भोपाल में हूँ अभी मैं, भोपाल से जब मैं घर जाता हूँ अपने, तो अब इन चीज़ों को करने लगा हूँ। और मैं अभी बहुत से पेशेंट ट्रीट भी कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, क्लिनिक से सर के मार्गदर्शन लेकर। तो बहुत से पेशेंट मैं अभी ट्रीट भी कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर इतनी हिस्ट्री में लेता हूँ। मुझे ये हिस्ट्री लेने में कोई शर्म नहीं होती, और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मेन चीज़ होता है, जैसे आप किसी भी एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एलोपैथ डॉक्टर के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद 1 मिनट का टाइम होता है। जैसे मैं अपनी माताजी का कुछ दिन पहले खुद ट्रीटमेंट करवा रहा था, एलोपैथ डॉक्टर के पास 1-2 साल पहले, तो उनके पास बस इतना टाइम होता था, हाँ, क्या है, कैसा है? अच्छा, ये सिम्पटम्स है। उनने डायरेक्ट मेडिसिन लिखा अपने कंप्यूटर से, आजकल तो कंप्यूटराइज़ हो गया है, तो हाथ से भी नहीं लिखते, तुरंत प्रिंटर से निकला, ये पकड़ा, अच्छा, ये मेडिसिन आपको इतने दिन तक लेना, फिर से आ जाइएगा। तो ऐसा होता है। तो हमें पेशेंट के साथ ऐसा नहीं करना, थोड़ा-सा टाइम देना है पेशेंट को, कि वो थोड़ा-सा कम्फर्ट हो सके हमारे साथ, और अपने पूरी तरह से बता पाए अपने आप के जितने भी रोग हैं, फिर जो भी सिम्पटम्स हैं। तो मैं इन चीज़ों का विशेषता ध्यान रखना है। तो बस मैं आज इतना ही बोलना चाहूँगा। ये मैं अपना पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं भी कोई बड़ा वैद्य हूँ नहीं, लेकिन हाँ, 1 साल, 2 साल से गुरुजी के मार्गदर्शन में मतलब प्रैक्टिस करते हुए, ये है कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम थोड़ा-सा कैसे पेशेंट को डील करते हैं। दोस्तों, हमको सबसे मेन चीज़ है तर्क युक्त भी लगाना। जैसे बोला गया पदार्थ विज्ञान हम पढ़ते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। हर किसी की एक अपनी-अपनी जगह पे अलग रोल है। बस हमको अपनी तर्क और युक्ति लगा के उस चीज़ को सोचना है कि हम किस चीज़ को कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें क्या करना है। जैसे दीपन पाचन की कल बात चल रही थी, तो सब अपने हिसाब से सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। सब कोई अपने हिसाब से सही है, सबका ज्ञान अच्छा है, सब अपने स्तर पे सब अच्छे हैं, कोई सीख रहा है, कोई सीख चुका है, तो मैं भी एक लर्नर हूँ। और हम लोग इसीलिए प्रैक्टिशनर बोलते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जो वैद्य होता है ज़िंदगी भर सीखता है। तो हमेशा सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, वो जूनियर और सीनियर है, फ़र्क नहीं पड़ता, हमको हमेशा सीखना चाहिए। और जैसे कल आमवाद की बात चल रही थी, तो जैसा कि संहिताओं में वर्णन है कि सबसे पहले आम को ठीक करना चाहिए, लंघन करना चाहिए, फिर दीपन पाचन करना चाहिए, फिर जब उसका अग्नि सही हो जाए, तो फिर उसके बाद हमको पंचकर्मा की प्रक्रिया पे या फिर बस्ती डिजाइन करनी चाहिए, अर्थात बस्ती के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें वात का अनुलोमन तो करना ही पड़ेगा। तो बस्ती सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, ये चीजें करनी चाहिए। क्योंकि और कल किसी ने पूछा था आम बात के बारे में कि हम कैसे जो जॉइंट्स पेन है और इन्फ्लेमेशन उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो क्या है, चरक संहिता में आम बात का रेफरेंस मैं भी कल ढूंढा, तो चरक संहिता में नहीं है, वो माधव निदान और योग रत्नाकर अर्थात काय चिकित्सा में मिल पाया मुझे। तो कल मैं रेफरेंस ही ढूंढा बहुत ज्यादा, फिर जब मैं उसको रीड किया, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, तो जब मैं रेफरेंस दिया तो किसी ने बोला कि योग रत्नाकर से है। तो जब चरक में नहीं है, तो किसी ना किसी आचार्य की बात तो हमको माननी पड़ेगी, और हमें शास्त्रोक्त ही चलना पड़ेगा। तो जैसा उनने बताया तो हमें वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखनी। माधव निदान, तो निदानों में सब, निदान स्थान में सबसे श्रेष्ठ हमको माधव निदान ही है, सबको पता है। तो हमें उनको भी प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि चलिए चरक ने नहीं बोला, आचार्य माधव ने तो बोला है ना, जो निदान के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें इन चीजों का भी देखना चाहिए। जैसे रूक्ष स्वेदन की बात चल रही थी, तो मैंने कल रेफरेंस भी दिया था। हम कुछ भी बोले, हमने अपने पास अगर रेफरेंस है तो हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हमने काय चिकित्सा से पढ़ा है, या फिर हाँ, बहसबाजी हो सकती है, संभाषा परिषद जरूरी भी है, हमें तर्क वितर्क भी करना चाहिए, बहुत जरूरी है। परंतु फालतू को नहीं करना चाहिए कि हमको संहिताओं को ही हम ब्लेम करें कि नहीं, संहिता में हमें ये करना चाहिए, संहिता में वो। ये 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है, जो आचार्य ने बोला है, जैसा कि जनपदोध्वंस के बारे में जो आज का सिनेरियो चल रहा है, तो हमें पता भी नहीं था और आचार्य सोच चुके थे।
तो हम संहिताओं को तो किसी तरह से भी ब्लेम नहीं कर सकते, वो चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, माधव निदान हो या फिर कुछ भी हो। हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। संहिता हमारे लिए भगवान है, तो उस पे तो हमको नहीं लगता इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, करेक्शंस हो सकते हैं जो प्रिंटिंग में हो, वो मैं मान सकता हूँ, परंतु आचार के जो सिद्धांत है उनमें करेक्शंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने हर सिद्धांत पे मेडिसिन नहीं दिया है, जैसे किसी ने बोला था कि मेडिसिन नहीं दिया है चरक ने, तो जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की मेडिसिन नहीं दिया है एक्चुअल में। उन्होंने ये बताया है कि दीपन पाचन करके हमको ठीक करना है। तो ये आपके तर्क वितर्क के हिसाब से होना चाहिए कि हमको दीपन पाचन के लिए कौन सी औषधियां देनी है, कि हमें किन औषधियों से हमें दीपन पाचन। हर कोई अपने अपने स्तर से दीपन पाचन की औषधियों को करता है। जैसे कोई अग्नि तंडीवटी से ही दीपन पाचन कर सकते, कोई केवल नॉर्मल जीरक जीरा से ही, हिंगू से ही, हींग से ही दीपन पाचन कर सकता है। तो हर किसी का सोचने का थॉट प्रोसेस अलग होना चाहिए, और जरूरी है कोई किसी को कॉपी नहीं करे, क्योंकि हो सकता है किसी को दीपन पाचन हिंगू से ही सही हो जाए, वो हींग से ही नॉर्मल हींग खिला के दीपन पाचन कर ले। वात का अनुलोमन केवल एरंड से ही कर ले, एरंड जैसे कैस्टर ऑयल से कर ले। तो ये सब चीजों का कोई गलत नहीं होता, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। बस हमारा मेन मकसद है आयुर्वेद पे प्रैक्टिस करना, एक अच्छा वैद्य बनना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चलना तो सबको सैद्धांतिक रूप से ही है। जैसा मैंने बताया दीपन पाचन को लेकर, कि मेडिसिन अलग अलग यूज करेंगे, लेकिन करना तो वही है ना, दीपन और पाचन। फिर उसके बाद बात का अनुलोमन तो बस्ती डिजाइन या फिर कोई और पंचकर्मा कोई गलत चिकित्सा नहीं है। पंचकर्मा सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा होती है शोधन की। हमें शोधन के लिए पंचकर्मा की ही आवश्यकता होती है। जैसा कि बोला गया है कि जो ये काष्ठ औषधियां हैं, फिर जो औषधियां हम जो इजीली ट्रीट हो सकते हैं उसके लिए यूज करते हैं ये औषधियां। लेकिन रस औषधियों का उपयोग जो ट्रीट नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए रस औषधियों का उपयोग करते हैं। तो हर किसी का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बस हमारे समझ का फेर है। मैं कोई ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस कुछ समय का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और पर्सनल लेवल पे जो मैं पेशेंट ट्रीट किया हूँ, जैसे मैं एक केस डिस्कस करता हूँ जिससे आप सबको आसानी होगी। एक आम बात के पेशेंट का ही। तो वो जो आम बात है, जैसे हमको आम बात में भी सोच युक्त, जैसे किसी ने कल पूछा था कि सोच युक्त आम बात है, चल नहीं पा रही है वो, बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस। तो हमें पूर्ण रूप में ये मिलता है कि अगर आम बात के रोगी हैं तो वो मेंटली डिप्रेस भी होंगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम डायरेक्ट उस पर सिरोधरा कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा संहिता में मेंशन नहीं है। तो मैं दीपन पाचन लेके ही उसका जब, और हमें इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट रिलीफ के लिए, उसे तुरंत आराम के लिए रुक्ष श्वेत जरूर देना चाहिए, जैसे कि संहिताओं में मेंशन है। योग रत्नाकर और ये जैसे काय चिकित्सा बोल दे, या फिर माधव निदान में भी पूरी तरह से लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे। रेफरेंस भी कल मैं दिया था ग्रुप में, कि उसमें सीधा सीधा लिखा है कि हमें स्निग्ध चीजों का यूज नहीं करना आम वात में, क्योंकि स्निग्धता से और आम की उत्पत्ति होगी और आम वात का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। तो हमें वहां पर रूक्ष श्वेत अर्थात बालुका पोटली श्वेत का यूज करना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा हूँ। क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी, उनको केवल इन्फ्लामेटरी रोमेटाइड अर्थराइटिस अर्थात सोथ युक्त आम वात था, जैसा कि कल जो पेशेंट डिस्कस किए थे अपन एक ग्रुप में, जिसमें बहुत ज्यादा बहसबाजी होती है। सब बहसबाजी नहीं कहूंगा, सबने अपने अपने तर्क वितर्क रखे थे, और अच्छी बात है, सबको रखने का हक भी है, क्योंकि ये ग्रुप ही उस लिए बना है। तो ये चीजें हैं। तो एक पेशेंट थे, सर ने मुझे बोला कि आप इस पे रूक्ष श्वेत दो। 10 से 15 मिनट में उनकी जो दोनों जानू संधि से लेकर गुल्फ संधि तक पूरा, और मतलब बहुत ज्यादा ये हो गया था, स्वेलिंग हो गया था उनको, और बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और जैसे कि प्रिकिंग पेन जैसा होता था कि वृश्चिक वेदना समान होगी, बिच्छू के काटने के समान, अर्थात प्रिकिंग से पेन से हम समझ सकते हैं, तोदवत पीड़ा ऐसा। तो मैंने उनको रूक्ष स्वेदन किया, और 10 मिनट में उनको बहुत ज्यादा आराम मिला। वो चल नहीं पा रहे थे उस टाइम पे, वो 10 मिनट के बाद आराम से चल के 100 मीटर मेरे सामने गई हैं, अपने कार पे बैठी हैं, और फिर वो घर गई हैं। तो ये मेरे पर्सनल लेवल का एक्सपीरियंस है। तो ये चीजें, और जैसा कि संहिता में मेंशन है, जैसे कोई वैद्य जी बोले थे कि हम एरंड तेल का यूज लोकल एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, वहां पर नहीं कर सकते लोकल एप्लीकेशन के लिए। जैसा मैं कल काय चिकित्सा भी पढ़ा, हम इंटरनली उसको दे सकते हैं कि अगर आम सही नहीं हो तो हम विरेचन के माध्यम से भी उसको सही करें। तो कैस्टर ऑयल जैसे बोल रहे हैं जिसको हम एरंड का तेल, उसका विरेचन के लिए यूज करने को बोला है संहिताओं में। तो जैसा मैं पढ़ पाया था, अगर कुछ गलतियां हो तो माफ करिएगा, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, जैसे मैं बता चुका था, समझने का भी फिर हो सकता है। ये चीजें हैं, ये मेरे पर्सनल लेवल का एक्सपीरियंस था कि ऐसा है।
और जैसे मैं बताया था, एक तीव्र अवस्थाजन्य और जीर्ण अवस्थाजन्य आम वात। तो मैं कुछ इसका भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। तो जब बहुत ज्यादा जीर्ण अवस्था जन हो जाती है, तो जैसे एक मैम थी, उनने बोला था कि हम पंचकर्मा को नहीं करना चाहिए, या फिर ये नहीं बोलूंगा नहीं करना चाहिए, उन्होंने बोला था कि ये बोला था कि कृच्छ रोगियों के लिए सही नहीं है क्योंकि उनका बल कम होता है। बिल्कुल सही बोला था उन्होंने, बल कम होता है, लेकिन जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो संहिताओं में यही मेंशन है कि सबसे पहले हमें जो पेशेंट है उसको कुछ दिन तक लंघन करवाना चाहिए। लंघन का मतलब ये नहीं कि हमें भूखा ही रखना है, लाइट फूड पे रखना है हमको, लघु आहार पे। उसके बाद हमें दीपन पाचन करवाना है, और दीपन पाचन करवाएंगे, उसकी अग्नि ठीक होगी, उसके बाद हम कुछ ऐसी औषधि देंगे जो बल को बढ़ाए उस टाइम पे। उसके बाद हम शोधन चिकित्सा करते हैं, जैसे या तो हम एरंड मूल की बस्ती देंगे या 10 मूल की बस्ती देंगे व्याधि के अनुसार। तो जो पेशेंट थे हमारे पास वो महाराष्ट्र से आए थे। मैं एक और पर्सनल एक्सपीरियंस जीर्ण जन आम बात पे एक डिस्कस करता हूँ। तो उनमें क्या थे पेशेंट, वो बहुत ज्यादा एलोपैथ पे गए, और बहुत ज्यादा एलोपैथ पे जाने के बाद वो 3-4 साल तक एलोपैथ की स्टेरॉइड्स खाए, रिलीफ होता था, लेकिन जो सिम्टम्स थे उस पे कोई मतलब उनको आराम नहीं मिलता था। ऐसा तक जब तक स्टेरॉइड ले रहे हैं तब तक सही, उसके बाद फिर से उनको वही दिक्कत, और स्टेरॉइड की वजह से और उनको दिक्कत होने लगी, उनका शुगर बढ़ने लगा था, और भी दिक्कतें बहुत से होने लगी थी, उनको बहुत से सिम्टम्स आने लगे थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो जब पेशेंट आए, तो जब डायग्नोस हुआ, तो लकीली मैं उस टाइम पे उनका इतिवृत्त अर्थात जो हिस्ट्री है जिस प्रकार से मैं बताया उसी प्रकार से ले रहा था उनका। जब वो फर्स्ट टाइम आया तो उनका हिस्ट्री ले रहा था, तब मैं इन चीजों के हिसाब से मैं जज किया कि सर ये क्या आम वात के लक्षण है। मैं अपने गुरुजी से पूछा, वो बोले बिल्कुल बेटे आम वात के लक्षण है। तो फिर और आम बात के साथ उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या था, जो संधियां हैं, जैसा कि जीर्ण अवस्था जन आम बात में होता है, संधियों का बाहर की ओर मुड़ जाना होता है। तो मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूँ कि इस प्रकार से एक्चुअल में संधियां मुड़ती हैं। तो जो ये उंगलियां थी उनकी थोड़ी टेढ़ी होने लगी थी, और जो मणिबंध है वहां से जो संधि है वहां से इनका इंद्रवस्ती और मणिबंध, मणिबंध जो संधि बोलेंगे इसको, वहां से थोड़ा सा टेढ़ा होने लगा था ये। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। तो वहां पर हम सबसे पहले ये दीपन पाचन और लंघन, ये चीजें एक ट्रीटमेंट मॉड्यूल, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो डिसाइड किया इनका कि हम 10 दिन तक ये करेंगे, आम पचन करेंगे, उसके बाद हमको पंचकर्मा पे लाना है। और वो कृष्य थे, मैं बता रहा हूँ, जैसा कि कल एक मैम ने बोला था, तो वो कृष्य व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा स्थूल, वो मध्यम भी नहीं थे, वो कृष्य थे, है ना। तो उनका बल भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हम उनकी अग्नि बल को बढ़ाए, और उनको शोधन बस्ती भी दी गई, जैसे एरंडमूल की बस्ती दी गई उनको। और आगे तो हम मात्रा बस्ती दिए, जिससे मात्रा बस्ती जैसा आप सब कोई जानते हैं कि हम उसको हर स्थिति में यूज कर सकते हैं मात्रा बस्ती। तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके मात्रा बस्ती दे के, उसके बाद हमने जैसे मात्रा बस्ती, जो उनको पेन था, जैसे हम सहचरादी तेल की बस्ती दिए थे, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कौन से तेल का भी उपयोग किए थे, जो वहां पर ब्रीहण के साथ, और ब्रीहण के साथ पाचन का काम करता है, जो आम का पचन भी करेगा और थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी देगा बॉडी को। तो हमने ऐसे तेल का यूज भी करना है हमको, तो हमें तेल का भी ज्ञान होना चाहिए पंचकर्मा के लिए। तो इसके बाद हम शोधन बस्ती दिए, शोधन बस्ती के बाद हम उनको रसायन पे रखे, और बस्ती देने से पहले हम उनको रूक्ष पोटली स्वेद, मैं खुद थेरेपी कंडक्ट करता था और मैंने खुद ने उनको रूक्ष पोटली स्वेदन किया है। और बिलीव नहीं करेंगे आप, ये 10 से 12 दिन लगे थे इनको पंचकर्मा की थेरेपी में। उनकी जो उंगलियां थी जो पूरी तरह से टेढ़ी होने लगी थी, वो अपने स्थान पे स्वतः आने लगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसमें कोई झूठ नहीं है कि मैं आपसे झूठा केस डिस्कस करूंगा। इसके मेरे पास पूरे डाटा है, और उनको कितना रिलीफ हुआ है ये भी है। तो मैं पूरा डाटा के साथ बात करूंगा। तो ये चीज, ये मेरा पर्सनल लेवल पे एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ। तो रूक्ष पोटली स्वेद से एक्चुअल में बहुत फायदा होता है। और जो मैम पूछी थी कल, तो रूक्ष पोटली स्वेद करने से उनको ये लाभ होगा कि जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन उनके जानू संधि पे, अर्थात नी जॉइंट्स पे, तो वो कम होंगी। और जब वो कम होगा, थोड़ा सा पेन कम होगा, तो मेंटली उनको ये बिलीव आएगा कि हाँ अब वो थोड़ा सा सही हो रही है। और जब सही हो रही है, तो हमको दीपन पाचन औषधियों के साथ, अगर कोई पंचकर्मा वैद्य है तो उनको पंचकर्मा जरूर प्रिस्क्राइब करना चाहिए, या फिर उनके अग्निबल के हिसाब से जैसा भी हो वो देखें, ये जरूर करवाना चाहिए, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं हम जीर्ण अवस्था में ट्रीट नहीं कर सकते। तो बस मैं आज के लिए इतना ही डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम सब बोर भी होने लगेंगे,
क्योंकि मैं खुद एक लेवल के बाद, जैसे कि हम लोग बहुत वेबिनार अटेंड किए थे पिछले लॉकडाउन में, तो एक लेवल के बाद कोई भी ज्ञान दे, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, एक लेवल के बाद बोर होने लगते हैं हम लोग। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगर इसमें कुछ गलतियां हो, जैसे हमारे सीनियर्स भी ऐड होंगे कुछ, या फिर जूनियर्स भी होंगे जो प्रैक्टिस करते होंगे, नहीं भी करते होंगे, तो सबका एक इक्वलाइज है अभी तो फिलहाल, कोई यहाँ पर सीनियर जूनियर नहीं है, हर कोई सीखने के लिए ही है। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा वैद्य शुभम शर्मा जी को, कि उनकी इतनी अच्छी सोच है कि वो सबसे बात किए, इंस्टा से फेसबुक से जैसे भी जुड़े, वो सबसे नंबर लिए, ऐसे वैद्यों को एक ग्रुप में जोड़ा जो एक्चुअल में आयुर्वेद के प्रति लगाव है उनका, सीखना चाहते हैं, और हर बहुत लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वो हमेशा, हम लोग ऐसा ही करेंगे कि एक अपना अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करेंगे हर व्याधि में, कि हमने किस मेडिसिन से इस चीज को ट्रीट किया है। तो ऐसे क्या होगा कि हम लोग को बहुत से मेडिसिन के बारे में भी पता चलेगा जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पता चलेगा, कुछ अलग सिम्टम्स के बारे में पता चलेगा, जैसे बहुत से सिम्टम्स होते, कुछ नए चीजों को लेकर पेशेंट आता है, तो ये चीजों के बारे में पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई का, कि वो एक छोटा सा संभाषा परिषद, एक ऑडियोबल संभाषा परिषद कंडक्ट किए, जिससे हम सबको, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही, मतलब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। हर किसी का एक्सपीरियंस है, किसी का पीजी लेवल का एक्सपीरियंस है, किसी की यूजी लेवल में ही किसी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर चुका है इस चीज को, तो और जो नहीं किया उनको सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई कि आपने ये मौका दिया मुझे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो 18-19 मिनट से लगातार सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सब, कि हम लोग एक्चुअल में आयुर्वेदा को लेकर थोड़ा सा जागरूक हैं, और मेरे ख्याल से हमें अपने आसपास वालों को भी सर। जागरूक करना चाहिए कोविड को लेकर भी। तो ये सब चीज आज समराइज करके मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई। बहुत अच्छा बताया आपने पंकज भाई, और धन्यवाद आपके लिए, आपने समय निकाला। अगर जी, अरे सर नहीं, ये तो क्वेश्चन है मेरा एक। मेरा सौभाग्य था। जी 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 सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जिस स्वर परीक्षा में आपने बताया था कि गले में से मतलब जो जैसा बोल रहा है उससे पता चल जाता है, तो आपने कोई जी जी ऐसा एक्सपीरियंस किया है सर के अंदर, प्रशांत सर के जी अंदर, या सर। फिर जी जी अपने जी अंदर? सर, बिल्कुल किया है सर, बिल्कुल किया है सर। बत, जैसे बताएं। मैं बता रहा हूँ जी जरूर बताऊंगा सर। एक पेशेंट थी प्रमोद शाह, है ना, प्रमोद शाह की वाइफ थी, मेरे को उनका नाम रिकॉल नहीं हो रहा, हमारे पास पेशेंट थे एक, तो वो आए, और लकली मैं भी जैसे कि मैं बताया, जो इत्र विधि का वर्णन किया मैं, हिस्ट्री टेकिंग का, वो मैं ले रहा था उस टाइम पे, लकली, है ना। तो वो आई, तो उनको क्या था, कुछ टाइम पहले वो बहुत ज्यादा सही था, लेकिन वो क्या करती थी, जैसे मैंने बताया कि पानी का हमको जरूर पूछना चाहिए, कि बहुत ज्यादा ठंडा ले रही है फिर क्या, तो वो लगातार फ्रिज का पानी पी रही थी। और जैसे मैं बताया कि उनका जो आवाज था वो बहुत ज्यादा गुरु जैसा होता है ना, कि एक टाइम के बाद हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी का सेवन कर रहे हो, तो हमारे आवाज में भारीपन आने लगता है, और कर्कशता टाइप की आने लगती है बोलने में एकदम से वो। तो हम वहां पर कुछ लवंग आदि वटी ऐसे औषधियों को यूज करते हैं, वो अपने पर्सनैलिटी वे में बता रहा हूँ। तो ऐसे पेशेंट्स में देखा हूँ, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं सर। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि ऐसे स्वर के साथ भी पेशेंट्स आते हैं। और एक और पेशेंट का मैं वर्णन करना चाहूंगा, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि एक पेशेंट आए थे जो बहुत ज्यादा फंबल कर रहे थे बात करने में कुछ दिनों से। पहले तो वो सही थे, लेकिन कुछ दिनों से फंबल कर रहे थे। तो ये चीजें भी थी, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बात करते हैं तो उनको हिचकी टाइप की आती है, तो हिक्का का दिक्कत होता है, तो ये अपन पित्तज के अंतर्गत ले सकते हैं, कि तृष्णा जो पिपासा है वो पित्त से बढ़ती है, और अगर पिपासा बढ़ती है तो हिचकी की दिक्कत होती है। तो उनमें ये दिक्कत थी, प्यास भी बढ़ती थी, और बोलते समय भी उनको हिक्का की, मतलब स्वर का स्फुटन होता था। तो ये मेरा पर्सनलाइज वे पे है सर, ये एक्सपीरियंस। ओके, ये सीमा कुछ पूछ रही है, एक बार पूछ लें, फिर मैं जी अगर बिल्कुल पूछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। एक क्वेश्चन था कि जैसे मल की जी मैम। परीक्षा के लिए बताया गया है, तो जी हम जी जैसे पेशेंट से पूछते हैं ना कि किस तरीके का जी मल आ रहा है, कि वो डूब रहा जी है या तैर रहा है, काला है, मतलब या जलन होती है, तो जी वो जी ना हेजिटेट करते हैं, कई बार वो खुद ही ये बोल देते हैं कि हमने नोटिस ही नहीं किया इस चीज़ को। जी जी तो जी मैम। कैसे उस चीज़ को मतलब निकलवाया जाए?
क्योंकि जिन लोगों की जैसे मतलब कुछ लोग तो नोटिस करते हैं, कुछ लोगों का क्या रहता है, इंडियन रहता है ना, वेस्टर्न रहता है, जी, जी। तो कुछ बताते हैं, कुछ ओके। नहीं बताते। हाँ, तो यही चीज़ मैं जैसे बताया था मैम उस टाइम पे कि बहुत लोग हेजिटेट करते हैं एक्चुअल में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत लोग बताने से हेजिटेट करते हैं, बट जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बता देते हैं कि सर हमको बहुत ज़्यादा टाइट मोशन आता है, जब हम टॉयलेट के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको ज़ोर लगाना पड़ता है, ऐसी चीज़ें। तो हमको उनसे निकलवाते आना चाहिए मैम, कि सबसे पहले क्या होता है हम उनसे ये नहीं पूछ सकते, जैसे ये मल परीक्षा होती है कि हम मल का परीक्षण कैसे कर सकते हैं जनरलाइज़्ड वे में। जैसे कि जो आमज युक्त मल है वो डूब जाता है या फिर अपक्व होता है, दुर्गंध के साथ आता है, तो हम ये पेशेंट से नहीं पूछ सकते। हम केवल एक नॉर्मलाइज्ड वे में पूछ सकते हैं मैम कि जैसे वाता है तो हम जज ऐसे कर सकते हैं कि सर क्या आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है? तो वो बोलेगा कि हाँ सर हमको कब्ज की दिक्कत या फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत इतने दिन से चलती आ रही है। ये बहुत जनरल समस्या बहुत लोग को होती है। तो पूछना क्या सर आपको मल त्याग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जो मल होता है बहुत ज्यादा टाइट आता है क्या या फिर सूखा होता है? तो वो ये चीजें बताएंगे हाँ सर ये बहुत ज्यादा सूखा मल आता है, बहुत ज्यादा टाइट आता है। फिर उसके बाद जो पेशेंट होता है हम उससे ये पूछेंगे कि सर आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन तो नहीं होता या फिर स्टिकी तो नहीं होता? स्टिकी मतलब जैसे हम मल त्याग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्निग्ध तो नहीं रहता? तो पेशेंट बताएगा सर जैसे मैं लूज मोशन आ रहा है या फिर ऐसा आ रहा है कि वो थोड़े थोड़े पार्ट पार्ट में आता है। जैसे त्रिदोष प्रकोप जब होता है तो मल का जो कलर हो, जैसे उससे पूछे कि सर बहुत लोग हेजिटेट करते हैं, लेकिन अगर हम वही बताना कि अपन थोड़ा हम्बल होके जैसे पूछेंगे ना उनसे कि सर क्या जैसे हम मल त्याग करते हैं तो क्या मल का जो कलर होता है पीला होता है, काला होता है, कैसा होता है सर? जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो जो प्रॉब्लम में रहते हैं वो जरूर बताते हैं कि स्टार्टिंग में मैं भी बता रहा हूँ मैं खुद हेजिटेट करता था ये चीजें पूछने के लिए कि कैसे पूछूं यार किसी से मल के बारे में, कोई क्या सोचेगा। लेकिन हम वैद्य हैं, हमको तो बिना इसके जानकारी के कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम पूछते हैं। श्वेत वर्ण युक्त है, कभी कभी हमने खुद ने आपस में रियलाइज किया होगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब हम खुद मल त्याग करते करने जाते हैं तो देखेंगे श्वेत वर्ण युक्त बहुत ज्यादा पिछिल मल आता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये कफजन्य मल है, हमें कफ का प्रकोप है। और आम दोष में भी ऐसे ही लक्षण आते हैं जैसे आम वात में देखे थे हम। तो आम वात में तो दोनों लक्षण आते हैं, या तो हमको कॉन्स्टिपेशन भी होता है या फिर कफज भी होते हैं। तो ऐसे हमको पेशेंट से पोलाइट होके पूछते हैं तो वो बताते हैं मैम, ऐसे कर सकते हैं हम। और ये जो आप बताई थी जैसा कि मल तैरता है फिर डूब जाता है फिर दुर्गंध युक्त, तो ये संहिता में वर्णन है इसका, ये मल परीक्षा है। जैसे कि मूत्र परीक्षा की वर्णन है कि हमें सुबह उठ के सूर्योदय से पहले मूत्र का प्रथम धार छोड़ के जो मध्य का धार होगा उसमें तिल का तेल डाल के ऐसे परीक्षण करेंगे, वो बैठ जाएगा, तैरेगा कृच्छ सादा साध। तो ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल पर्पज से ये मुझे नहीं लगता ये अभी के सिनेरियो में ये पॉसिबल हो पाएगा। तो हमको बस ऐसा पूछना है मूत्र के बारे में भी कि सर आप बहुत ज्यादा येलोइश यूरिन तो नहीं आता आपका? एक उसके टब में बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं आजकल मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास भी आते हैं, अगर आप उनसे पूछें पांडुवर तो व्हाट ऐसा करके फिर अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज प्रिटेंड करते हैं लोग। फिर उनसे बोले कि पीला मूत्र तो नहीं आता, फिर बोलेंगे उनको हेजिटेट होता कैसे पूछ रहा है पीला मूत्र। तो हम तो अपने आयुर्वेद टर्म से पूछेंगे, हमको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे पेशेंट होते हैं जिनको मूत्र के साथ रक्त का भी स्त्राव होने लगता है, ये चीजें बहुत से पेशेंट्स के, मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे फ्रेंड के साथ भी ये दिक्कतें हुई थी। तो ये चीजें हैं, मूत्र के साथ फेन के समान मूत्र आता है, तो झागदार, ये चीजें तो आपको पूछना चाहिए ये चीजें कि बार बार आपको यूरिनेशन की दिक्कत तो नहीं होती, आप कितनी बार जाती हैं, पूछना चाहिए, लोग बताते हैं मैम, जैसा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी मैम। मैं बोल सकता हूँ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बोल सकते हैं आप सर। हाँ, सीमा का क्वेश्चन था ना, डॉक्टर सीमा? जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, सीमा जी, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना और जब आप बोलने का तरीका सीख जाते हैं तो कई पेशेंट्स हेजिटेट नहीं करते हैं, जो अभी आप कर रहे होंगे, अभी कर रहे होंगे। ठीक है, आप कौन सी क्लास में हैं? कौन से मतलब उसमें फाइनल ईयर चल रहा है प्रैक्टिस सर। कर रहे हैं या फिर? हाँ, फाइनल ईयर चल रहा है सर। फाइनल ईयर में फोर्थ चल रहे ईयर। हैं ना, तो हाँ, जब आप पेशेंट को डील करते हैं तो तब आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से पूछने से वो बता पाएगा। ठीक है, और अगर वो हेजिटेट कर रहा है और आपको उसकी कंडीशन देख के लग रहा है कि आम युक्त है, या फिर अगर आप कर रहे हैं तो उसे आप कह सकते हैं कि अगली बार जब आप आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा करके। हाँ ठीक सर, है, अगली बार तो बता देते हैं, हाँ, क्योंकि अगली पहली बार बार बता तो देते हैं तो हम देखो, बताते ही नहीं आता। हमारा मेन ये नहीं है कि आज वो आया है तो आज इसको ठीक कर देना है।
हाँ। ठीक है, उसके सत्व पर निर्भर करता है कि वो कितना बताएगा, कितना बोलेगा, कितना नहीं बोलेगा। पहली बिल्कुल सही बार कह रहे तो हैं सर आप। सर इतना ही पता ठीक है। चलता है कि अगर पाकज प्रकृति का मल है ना, बस वो इतना ही बताता है कि हाँ सख्त आ रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ हाँ भी हाँ, नहीं वो बताता। ऐसे ही, क्योंकि देखो वो वैद्य नहीं है ना, उन्होंने नहीं पढ़ा उसको कि मल मल से वो हम डायग्नोसिस बनाने वाले हैं। उनसे फिर काफी बात करो ना, फिर बताने लग जाते हैं उस टाइम बाद। हाँ हाँ, यही हमारी अप्रोच रहती है। और जब हम, जैसे अथॉरिटी की बात होती है ना, जैसे आप अभी फाइनल ईयर में हैं, तो वो फाइनल ईयर की तरह या फिर आपको उसी तरह से डील करेंगे कि इनको क्यों बताना है, जब इनके टीचर्स हैं। या फिर अगर आप वैसे ले रहे हैं, जनरली घर में ले रहे हैं, तो वो आपको ऐसे नहीं बताएंगे। जब आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी, कहीं बैठने लगेंगे, तो वो बताएंगे। समझ में आ बिल्कुल रहा सर, है? ये चीज बिल्कुल सही जब बोल रहे हैं जब आप। पैसा लगेगा ना, जब पैसा लगेगा ना, तो वो हाँ। मल भी बताएगा, और जो आप हम्म। पूछोगे वो बताएगा। मैंने आप ये कहाँ बैठे एक्चुअल हैं, में और सर ये चीज सही बोल रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है, उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अगर कम होगा ना, तो आप डाउटफुली पूछेंगे, कैसे आता है, कैसे आता है, ऐसे करके। और अगर आपको पता है कि वो उसका टाइट ही आ रहा होगा, जैसे हमारा एक, मतलब हमारा एक करते करते एक्सपीरियंस है, जैसे टाइट आ रहा होगा, टाइट आता है क्या, ऐसे पूछेंगे ना। और अगर वो नहीं बता रहा, देखो कई दो चीजें हैं, या तो उसको खुद हम्म। को नहीं पता इसलिए हम्म। नहीं बता रहा, हम्म। या उसको जरूरी नहीं लगता इसलिए नहीं बता रहा। हाँ ठीक है, वही वो चीज भी है, कई तुम्हें लोग देखना तो है। मैसेज हाँ, था तो तो वो मैसेज तुम्हें ले देखना है, लेते अगर उसको पता ही नहीं है और उसको तुम फोर्स कर रहे हो। क्योंकि कई कई लोग होते हैं, जाते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, हैं। सोचते रहते हैं किसी के बारे में, तो उन्हें पता भी नहीं चलता उनको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा हाँ, यही है। सब। हाँ, तो हमारा उसको इस चीज, और अगर वो नहीं बता पा रहा है या कुछ भी है, तो पहली सीटिंग में उसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन देना है कि इससे भी हमें पता लगाना है। अगर तुम्हें अच्छे से इलाज चाहिए तो होता है। और ये सत्वावजय चिकित्सा ही होगी, उसके सत्व को जीतना, उसके सत्व को बढ़ाना है, कि हेजिटेट नहीं करना। वी आर डॉक्टर्स, तो आपको हमसे डिस्कस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, ठीक है ये सर। क्या होता है, एक पर्सनल हाँ। लेवल के एक्सपीरियंस से भी आता है सर। जैसे जैसे आप पेशेंट हम्म। देखने लगेंगे, तो बात करने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। हम उस सिनेरियो में अडॉप्ट होने लगते हैं कि बिल्कुल कैसे हमें बिल्कुल। बात करना है पेशेंट से। ये होता है ज- सर, एक्सपीरियंस कई होता है। कई मैंने देखे हैं मेरे साथ वाले, कई तो अपना आपको ज्यादा ही वैद्य बन जाते हैं। तो डायरेक्ट पुट पुट करते हैं क्वेश्चन, नाम वाम से पहले पूछते हैं, जी जी। क्या आता है सुबह। तो वो पेशेंट देखता है कि यार क्या बात हो रही है, मैं मेरे तो पैर में दर्द है कि क्या पूछ रहा है ये। और मेरी अप्रोच ये रहती एक्चुअल है, में। पहले मैं उसको फैमिलियर करता हूँ, जैसे आपने बताया कि हम्बल रह के हम्म। उससे थोड़ा जी जी। फैमिलियर हो जाओ, उसका नाम नाम से बोलो उसको, उससे खाना पीना और चीजें सर, पूछो। और थोड़ा ना ये उससे जो खाने से, हम्बलनेस है ना सर, जी जी। उसके खाने से और पीने जी से, सर। जब मेरी अप्रोच पता है क्या रहती है, क्योंकि आयुर्वेद जी। ज्योतिष शास्त्र नहीं है। ठीक है, हमें हाँ, पता है नो कारण डाउट है, सर। कार्य है तो कारण है, और कारण है तो कार्य है। हम जब उसके थोड़े बहुत हम्म। सिम्टम पूछ लेते हैं ना, तो हम कई बिल्कुल सारी सर। चीजें हम खुद अपनी तरफ से बोलते हैं, अरे भूख तो नहीं लग रही होगी मुझे लगता है, और वो कहता है हाँ है, भूख नहीं लग रही। अब जैसे श्वेत प्रदर के केसेस आते हैं, वो कटी हम्म। प्रदेश बोलते हैं, और हम कहते हैं सफेद पानी की दिक्कत तो नहीं है। जैसे उसको पता चला हम्म। फीमेल को, अरे इसने तो बात पकड़ ली, अब उससे तुम मल पूछो। एक्चुअल में सर। अब मैं मेल हूँ, फीमेल को हिस्ट्री नहीं जो देते हैं ना, वो मुझे मेल को देते हैं, पूछ आके। इसके लिए सर, तो मेन ये जैसे है कि, जिसको हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये बोला सर, जैसे जिसको, जैसे अभी अपन लोग 17 लोग जुड़े हैं इसमें, तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हम अगर नाड़ी देख रहे हैं ना, तो हमको वात पित्त के जैसे वृद्धि के और क्षय के लक्षण अगर हमको पता है, तो अगर जैसे वाताज नाड़ी बढ़ के आ रही है, तो हम उसको कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि क्या शरीर में दर्द होता होगा, कॉन्स्टिपेशन की जी दिक्कत होती होगी। तो वो जी जरूर बोलते हैं, हाँ मुझे तो कुछ दिन से कब्ज की दिक्कत है। आप कैसे जान गए? जी तो ये जी सर, जी जी। अगर हम लक्षण जानते हैं ना, ये बहुत पेशेंट्स पे मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो वहां पर क्या, एक आपका बहुत ज्यादा मतलब इंस्पिरेशन जो होता है ना, वो पेशेंट के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अरे वाह, वैद्य जी तो जान गए, ये तो नाड़ी जी जी पकड़ के जी बता जी दिए। जबकि नाड़ी जी में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। हम जी। नाड़ी का, नो डाउट, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं, अ, जमदाग्नि सर हैं जो वहाँ है, वहाँ पुणे में। तो वो सब बहुत अच्छे नाड़ी वैद्य हैं। जो हमारे वैद्य प्रशांत शर्मा सर, प्रशांत तिवारी सर हैं, है ना, जो गुरु जी हमारे, उनका बहुत अच्छा नाड़ी का ज्ञान है। तो वो नाड़ी पकड़े बस ऐसे बोल देते हैं कि आपको ये दिक्कत हो रही है। पेशेंट तुरंत एग्री कर जाता है, हाँ सर मुझे यही दिक्कत हो रही है। तो ये हमारे हाँ, पर्सनल लेवल के एक्सपीरियंस है, और क्षय और वृद्धि के लक्षण से सर बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये मेरा पर्सनल बिल्कुल एक्सपीरियंस है नाड़ी को बिल्कुल। लेकर। जब हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना हमारी प्रैक्टिस पे, तो सामने वाला जी जी। पेशेंट को भी पता रहता है कि
इनसे क्या छुपाना है, क्या बताना है। बिल्कुल सर। ठीक है। और अब ये जैसे बच्चे ने कुछ एलोपैथ। क्वेश्चन पूछा है जी। कि सर जो सत्व वाली बात बोली है आपने, तो जिसका सत्व ज्यादा हम्म। होता है, ज्यादा का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, ज्यादा का क्या मतलब है, वो सारी हम्म। बातें खुलकर बताते हैं। अच्छा। एक बार खुद से ये तो क्वेश्चन सर मुझे लगता है। पूछना जी जी। है, माइक ऑन और करो। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज क्या है, हम लोग रोगी परीक्षण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो अभी हम जरूर मेरा तो डिस्कस करें। क्लिनिकल एक्सपीरियंस हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर करना है कंटिन्यू तो करते हैं, नहीं तो बच्चे कम हो रहे हैं, 18 का 16 हो गया है। अगर ये 16 बच्चे हाँ हाँ। तैयार हैं तो ही हम कुछ बोलते हैं। एक एक बार क्वेश्चन आप है ना मेरे वो माइक ऑन ख्याल करके ना, एक बार माइक ऑन करके सब अपने एग्री एग्री कर दो। स्नेहा और शिवानी, हम्म, और ये माइक ऑन। स्नेहा पूछ सकते हैं, हम शिवानी भी पूछ सकते हैं। हेलो। मैम सर जो भी हम सब ऐड हैं, जिसके जो भी क्वेश्चन है जरूर रखें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको कि। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। और सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। सर एक बस क्वेश्चन है मैम हम मेरा सबको कि आपस में सीखना ही है। जी मैम। हाँ, क्वेश्चन है कि डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग कैसे प्रकृति देखते हैं, मतलब पेशेंट की। जैसे हमें पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में प्रकृति परीक्षा, तो मतलब क्लिनिकली कैसे हम इतने जल्दी एक्सेस कर लेते हैं प्रकृति को कि क्या प्रकृति है पेशेंट की, और डायग्नोसिस में फिर हम उसे कैसे यूज करते हैं। जी जी। मैम मैं अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ आज, तो वो मैं फिर से शेयर करूंगा। जैसे होता क्या है, जैसे जो आकृति होती है ना मैम, जैसे आकृति की बात चली थी अष्टविध परीक्षा में, तो उससे भी हम प्रकृति का, जैसे सपोज हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, हट्टा कट्टा तगड़ा, है ना, मतलब स्थूल आ रहा है, मोटा है थोड़ा सा, तो हम उसको जरूर जान सकते हैं कि कफज प्रकृति का है। एक जज कर सकते हैं हम, नॉर्मलाइज। वैसे तो क्या होता है, सिंगल प्रकृति आजकल होती नहीं है, सबको ही जानते हैं कि सिंगल प्रकृति किसी की होती नहीं है। द्वंद्वज ही होती है, वातज पित्तज प्रकृति होती है, फिर कफज पित्तज, या फिर वातज कफज, ऐसा करके प्रकृति होता है। सिंगल प्रकृति जैसे कफज प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई कफज प्रकृति का है। पहले के वैद्य भी होते थे, अब के वैद्य भी कुछ होंगे नो डाउट, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है। तो मैम जैसे हमारे पास कोई पेशेंट होता है, तो आकृति का यही महत्व है अष्टविध परीक्षा में, कि हमें उसको देख के ही जज करना है। जैसे कि है ना, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्मनम च, तो जैसे हमारे अष्टांग हृदय में भी ये चीज मेंशन है कि हमको देख के ही रोगी के बारे में डिसाइड करना है, कोई हाव भाव कैसा है, कैसा है, कृच्छ है या मध्यम है या स्थूल है। अगर कृच्छ है तो मैम सीधी सी बात है, हम जज कर सकते हैं कि वातज प्रकृति का है, और वो बहुत ज्यादा चंचलता दिखाएगा, कुछ भी चीज में उत्सुक होगा। जैसे मैं पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस बताऊं, जो कृच्छ व्यक्ति आते हैं, तो मैं जज करता हूँ, नाड़ी भी देखता हूँ, तो वातज ही आती है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नहीं कह सकते हर टाइम वो रहती, जो नहीं वातज प्रकृति का, तो उसकी नाड़ी भी वातज ही रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें मैम ये होता है कि जैसे हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, जैसे आपके आसपास अगर कोई मित्र होंगे आपकी, तो आप उनको देखेंगे कि थोड़ी अगर स्थूल व्यक्ति हैं, तो वो उनका क्या होगा, वो बहुत ज्यादा आलसी होंगी, या फिर किसी काम को आसानी से करने वाली, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाले होते हैं। जो पित्तज होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि बात बात में उत्साहित होने वाले होते हैं, और उनकी आकृति मध्यम ही होती है, ना बहुत ज्यादा कृष्ण होते हैं, ना बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, अर्थात स्थूल होते हैं। तो ऐसा करके हम पित्तज को जज कर सकते हैं, स्थूल से लेकर हम कफज को जज कर सकते हैं, कृच्छ से लेकर ऐसा। और मैम प्रकृति का एनालिसिस जो है, एक्चुअल में बताऊं, अभी मुझे भी पूर्ण रूप से नहीं आता है। और ये क्या होता है, जैसा एक चीज हमने बताया कि एक्सपीरियंस के साथ ही ये चीजें धीरे धीरे करके होती है, क्योंकि प्रकृति परीक्षण मैम एक थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है एक हिसाब से देखा जाए। इसके लिए हमें एक अलग से बहुत से बुक्स आती हैं, जैसे कि एक नालन सर हैं जो पुणे में है, तो अभी मैं उनकी बुक पढ़ रहा था प्रकृति परीक्षण की, तो उनकी एक बुक ही है अलग से, प्रकृति की परीक्षण कैसे करें हम, नाड़ी के परीक्षण से हम कैसे प्रकृति जज कर सकते हैं। तो हमें मैम एक पर्सनल एक्सपीरियंस से पेशेंट देखते देखते भी, और कुछ जैसे संहिताओं से अलग भी जो कुछ पर्सनल वैद्य हैं, जो हमारे बहुत से अच्छे अच्छे वैद्य हैं, तो उनके अगर हम बुक्स को रीड करें, तो उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे भी हम सीख सकते हैं, और अपने जो पर्सनल प्रैक्टिस है उस पर भी हम ट्रीट कर सकते हैं मैम। जैसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में बहुत दुबले पतले होते हैं,
वो मोटे होते ही नहीं है क्योंकि उनकी प्रकृति ही है। तो हम उनको ट्रीट ही नहीं कर सकते, हम कैसे भी करके भी वातज व्यक्ति को हम कैसे भी करके मोटे नहीं कर सकते। हाँ, हम कर सकते हैं उनमें उपद्रव क्रिएट करके, कि हम उनमें शोथजन्य वो करें कि मेदो रोग बढ़ाएं, फिर कुछ करें, तो हम उनमें रोग उत्पन्न करके मोटापा बढ़ाएंगे। नेचुरल वे में हम कृषि व्यक्ति को, जो कि वातज प्रकृति के हैं, उन पे हम मोटापा अर्थात स्थूलता नहीं ला सकते। ये तो हमारे सिद्धांत में भी वर्णन है। हम जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत लोग मेडिसिन खाते हैं, दीपन पाचन की जबरदस्ती करते हैं, तो उनमें क्या होता है देखेंगे आप कि वो जो मोटे भी होते हैं तो अचानक से उनके गाल फूल जाते हैं, फिर पेट निकल जाता है, पर वो जो एक नॉर्मल स्थूलता होती है वो नहीं आ पाती कृषि व्यक्तियों में। तो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, ला सकते हैं, बहुत से वैद्य हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैम इस पे नहीं रहा है। तो हम आकृति के हिसाब से भी प्रकृति जज कर सकते हैं मैम। मैं बोलूं? डॉक्टर यस स्नेहा। सर। जी, हाँ थैंक यू देखो, सर। अभी पहले अपना वो बताओ, क्लिनिकल प्रैक्टिस का कुछ क्या करते हो, ताकि उस हिसाब से हम। थर्ड ईयर स्टूडेंट। थर्ड ईयर स्टूडेंट, कितने पेशेंट्स देखे होंगे अभी तक? फिर बस वही सेकेंड ईयर में जितना एक्सपोजर मिल पाता है, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह। कितने देखे मतलब? मैक्स टू मैक्स 10। हाँ 10 देखे हैं। जब कुछ क्लू नहीं मिलता ना, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, जब हम ओपीडी में बैठे हैं या फिर हम आईपीडी का राउंड ले रहे हैं, जब कुछ क्लू नहीं मिलता ना, तो जनरली ना उसका दिनचर्या पूछ लेना चाहिए पेशेंट का। ठीक है? तो जब हम उसका दिनचर्या पूछते हैं तो उसके बोलने के तरीके से, उसके बैठने के तरीके से, क्योंकि दिनचर्या है तो वो कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे। वो जैसे बैठा है, जैसे बोल रहा है, जैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, उससे हम समझ लेते हैं कि क्या प्रकृति है। और जरूरी नहीं कि प्रकृति हम जो पहली बार में समझे वही प्रकृति हो, या फिर कोई परफॉर्मेंस को डिसाइड कर पाए। ठीक है स्नेहा? जी सर। हाँ, तो जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारा ये रहता है कि हमने जनरली एक वो आउटलाइन बना ली कि हाँ ये प्रकृति से रिलेटेड है, तो हम उससे रिलेटेड हम ये डिसाइड कर पाते हैं। अब प्रकृति क्यों क्यों जानना जरूरी है बताओ? प्रकृति ही तुम्हें क्यों जरूरी लगा? क्योंकि एक तो डायग्नोसिस में हेल्प करेगा और दूसरा ट्रीटमेंट में जब हम औषधि का वो करेंगे डिसाइड, तो उसमें मात्रा और सिलेक्शन में हेल्प करेगा। हाँ, तो अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे हमने कोई औषधि दी उसको या मात्रा दी उसको, अगर वो उसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार हमने वो डिसाइड किया था, पर अगर वो उस तरीके से उसको ले पा रहा है या उस तरह को पचा पा रहा है, तो हम उससे भी उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में जाके हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है? दो जी अप्रोच हमारी जरूरी है, आगे से पीछे, पीछे से आगे भी होती है। ठीक है? जनरली जी सर। अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है, क्लिनिकली देखना, उसका दिनचर्या जानो, और वो जैसे बैठा है तो लेट जाएगा, लेट बैठा है तो हिल रहा है, डुल रहा है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। एक एक ओवरऑल एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होगी। फिर अगली बार वो मेडिसिन किस तरीके से ले रहा है, किस तरीके से नहीं ले रहा है, या फिर क्या कर रहा है, क्या बातें बना रहा है, झूठ बोल रहा है तो कौन सी प्रकृति होगी, सच बोल रहा है तो कौन सी प्रकृति है। दवाई लेके भी, दवाई ना लेकर भी आदमी झूठ बोलता है मैंने दवाई ली है, और कई लोग होते हैं दवाई नहीं ली है, मतलब उसको कुछ दिक्कत है, फिर भी वो बता रहा है कि हाँ मैंने लिया। तो सच झूठ जो बोलने वाले होता है उससे भी प्रकृति डिसाइड होती है। ठीक है? बिल्कुल स्नेहा मैम, आप एक थोड़ा काम करिएगा, सबसे पहले ये जो इसके सिम्टम्स है प्रकृति के ना, जैसे वातज प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सर ने बताया, बिल्कुल सही बताया सर ने। वातज पित्तज कफज प्रकृति का अगर अपन लक्षण पढ़े ना, तो उससे भी अपन जज कर सकते हैं, ये जरूर है ना। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोग कम होने लगे हैं, अगर और किसी के क्वेश्चंस हो तो हम पूछते हैं, नहीं तो क्या होता है सबका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है हाँ एक हाँ टाइम हाँ के बाद। तो अपन या तो एंड करते हैं, या फिर अगर किसी और के कुछ क्योरीज हो तो जरूर पूछें। और अगर आप कभी भी पेशेंट देख रहे हैं तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि डाटा कलेक्शन जरूर करें, क्योंकि अगर हमको किसी को प्रूफ भी देना है, सपोज जैसे इसने मैम ने पूछा कि प्रकृति परीक्षण, तो आप मैम एक कॉपी में एक डायरी बनाइए, जरूर ये सब हिस्ट्री टेकिंग जरूर लीजिए मैम, अगर आप पर्सनलाइज वे में भी कुछ पेशेंट ट्रीट कर रही हैं तो, क्योंकि इससे हम बता सकते हैं कि हमने ये पेशेंट देखा है और इस पे ये मेडिसिन देखी, ये ठीक किया है। तो जो सामने वाला पेशेंट हो तो उसको कॉन्फिडेंस होता है, वो बूस्टअप होता है आयुर्वेद के लिए। तो ये जरूर डाटा कलेक्शन बहुत जरूरी है, ये मेरा पर्सनल मानना है। तो अगर और किसी के क्वेश्चंस हो तो अपन शेयर करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन बाद कर रहे अपन। थे।
लास्ट क्वेश्चन रख जी लेते हैं, अगर किसी क्वेश्चन हो तो पूछ हाँ लो। हाँ वही वही शुभम भाई। अपन फिर उसके बाद क्योंकि धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है ना, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो किसी का क्वेश्चन है? फिलहाल तो 12 लोग हैं, बत, मुझे लगता है बताने कि वाले को बताने वाले को इंटरेस्ट आने लगता है और सुनने वाले को इंटरेस्ट जाने लगता है। एक्चुअल में ये होता है सर। अभी मेरे पास मैंने पूरा पेज भर रखा है, बच्चे 19 से 12 हो गए। ओके शुभम भाई, मुझे नहीं लगता आप कोई किसी की क्यूरीज है, तो एंड बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक डी एंड करते हैं, है ना। सबसे पहले तो बहुत हाँ बहुत धन्यवाद शुभम भाई का, जिन्होंने एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रशांत सर, अरे सॉरी पंकज सर, कि आपने थोड़ा बहुत गाइडलाइंस दिया। तो हम सब आपस में मिलके सीखेंगे। कोई बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं है और किसी को समझना भी नहीं चाहिए, और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, कम भी नहीं समझना चाहिए। हम सब एक दूसरे से सीखने के लिए ही जुड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभम भाई, आप भी कुछ ठीक कह है। के फिर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप पंकज सर का और पंकज भाई का। और मीटिंग अटेंड करवाते रहेंगे बीच बीच में। अभी जैसे बिल्कुल अग्नि बिल्कुल परीक्षा कैसे करना है, बल की परीक्षा कैसे करनी है, संघनन कैसे करना है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी चीजें अभी रह गई हैं, तो अभी बीच बीच में करवाते रहेंगे। तो जी फिलहाल के जरूर, लिए अभी अपन बिल्कुल जरूर ऐसे ही करेंगे, बहुत जरूरी है। अच्छा रहा, कम लोग थे लेकिन जो इंटरेस्टेड थे वही थे, तो अच्छा लगा कि संभाषा परिषद था, बहुत लोग से इंट्रोडक्शंस हुए और जानने के एक दूसरे को मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से बोलूंगा, ये बहुत अच्छा काम है शुभम भाई, मुझे नहीं लगता हर कोई ये चीजें कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं डाई हार्ट बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आपका, कि आप ऐसे प्रयास कर रहे हैं आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी और भी करेंगे आगे भाई, सब बिल्कुल साथ में ही। बिल्कुल, सबको साथ में मिलकर, सबका ठीक साथ है। सबका विकास। जी जय धन्यवाद। आयुर्वेदा। जय आयुर्वेदा। जय